हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2। और हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा नेशनलिज्म इन इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड द नॉन कॉपरेशन। In the years after 1919, national movements spreading to new areas, incorporating new social groups, and developing new modes of struggle. 1919 के बाद जो नेशनल मूवमेंट्स हैं वो नए एरियाज में फैलनी शुरू हो गई, नए सोशल ग्रुप्स बने और स्ट्रगल करने के नए तरीके डेवलप हुए। द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, क्योंकि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था शुरू, तो उससे जो है उस वॉर से एक नया इकोनॉमिक यानी फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक सिचुएशन क्रिएट हुआ। It led to a huge increase in defense expenditure, which was financed by war loans and increasing taxes. Customs duty were raised and income tax introduced. इससे क्या हुआ, जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था यानी कि जो रक्षा बजट था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। और उसे कैसे कंप्लीट किया गया कि युद्ध के नाम पे, वॉर के नाम पे लोन यानी कर्जे लिए गए और टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया गया। कस्टम्स ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस। जैसे कि कस्टम ड्यूटीज, जब भी किसी कंट्री में कोई सामान बाहर से आता है या उस कंट्री का सामान किसी और कंट्री में जाता है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाती है, जिसे कस्टम ड्यूटी बोला जाता है। तो यानी कि किसी कंट्री में सामान भेजने का या किसी कंट्री से सामान आने के ऊपर जो टैक्स था उसको इंक्रीज कर दिया गया और साथ में इनकम टैक्स भी लागू कर दिया गया। थ्रू दी वॉर ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज। जब ये वॉर चलता गया तो जो प्राइसेस थे चीजों के वो इंक्रीज होते गए। डबलिंग बिटवीन 1930 एंड 1918। 1930 और 1918 के बीच में जो प्राइस थे वो डबल हो गए, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन मैन, जिससे आम इंसान के लिए गुजारा करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। Villagers were called upon to supply soldiers। जो गांव के लोग थे उनको सोल्जर्स की सप्लाई करने के लिए बुलाया गया, मतलब उनमें जो थे लोग उनको सेना में भर्ती होने के लिए कहा गया। The forced recruitment in rural areas caused widespread anger। और जबरदस्ती उनको जो है फौज में दाखिल किया गया, आर्मी में ले जाया गया, जिससे कि रूरल एरियाज के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा फैल गया। Then in 1918, 19 and 1920, 21 crops failed in many parts of India। 1918, 19 में और 2021 में जो फसल थी वो काफी हिस्सों में भारत के खराब हो गई, रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, जिससे हमारे कंट्री में खाने की बहुत बड़ी कमी हो गई। दिस वॉज अकम्पेनिड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। और इसके साथ ही एक महामारी फैल गई जिसको फ्लू बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famine and epidemic। ये अनुमान लगाया जाता है 1921 की जनगणना के बेसिस पे कि 12 से 13 लाख लोग, मिलियन पीपल, 10 लाख एक्चुअली 120 से 130 लाख लोग जो है वो, फेमिनिन होता है अकाल, जब खाने की कमी हो जाती है, और एपेडेमिक होता है महामारी, उस वजह से उस दौरान मर गए थे। तो आप देख सकते हो कि कितनी बुरी, कितने हाई लेवल पे उस टाइम पे ये ट्रेजेडी हुई। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का आइडिया। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। महात्मा गांधी भारत आ गए थे जनवरी 1915 में।
The idea of satyagraha emphasizes the power of truth and the need to search for the truth. सत्याग्रह का आइडिया किस चीज पे जोर देता था? एम्फेसाइज होता है जोर देना, सच की शक्ति पे और सच को खोज करने की जरूरत पे। यानी सत्याग्रह का मतलब क्या था कि सत्य की शक्ति को पहचानिए और सत्य को ढूंढिए, उसकी जरूरत है। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, इससे सजेशन हुआ कि अगर जरिया सही है, जरिया नहीं एक्चुअली कॉज होता है, वजह सही थी। इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर संघर्ष अन्याय के विरुद्ध हो रहा था, देन फिजिकल फोर्स वॉज नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। तो जो फिजिकली हमें किसी फोर्स की जरूरत नहीं है, ऑपरेसर होता है जो दबाने का काम करता है, वो कैसे जालिम क्रूएल पीपल, उनके साथ लड़ने के लिए हमें फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। विदाउट सीकिंग वेंजेनेस, वेंजेनेस होता है आप लोग प्रतिशोध या बदला बोल देते हो, और बीइंग अग्रेसिव, बिना आक्रामक हुए। अ सत्याग्रही वुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, एक सत्याग्रही ये जंग जीत सकता है अहिंसा के द्वारा, यानी कि बिना हमने हिंसा किए गलत इंसान से जीतना है। दैट इज ऑल अबाउट सत्याग्रह, नॉन वायलेंस। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियंस ऑफ द अप्रेसर। ये कैसे किया जा सकता है कि जो गलत काम कर रहा है, जो जालिम है, उसकी चेतना को झंझोड़ना, उसको एहसास दिलाना कि वो गलत कर रहा है, नॉन वायलेंस, अहिंसा के मार्ग से। People, including the oppressors, had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence. लोगों को, जिनमें वो दबाने वाले लोग भी थे, जालिम लोग भी थे, उनको इस चीज के लिए मनाना कि वो सच को पहचाने, बजाय इसके कि सच को स्वीकार करें फोर्सफुली, जबरदस्ती, आतंक या डर का यूज किए, बिना आतंक का डर यूज किए उनको सच को पहचानना है, सच को स्वीकार करना है। यही सोल मोटिव था सत्याग्रह और नॉन वायलेंस का। बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रिम्फ, इस संघर्ष से अंत में जो जीत है वो किसकी होनी थी? सच्चाई की। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडिया। महात्मा गांधी जी को पूरा भरोसा था कि अगर अहिंसा का धर्म यूज किया जाता है तो वो सारे भारतीयों को एकजुट कर देगा, यूनाइट बना देगा, इकट्ठे कर देगा। In 1917, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. 1917 में वो चंपारण ट्रैवल किया उन्होंने, जो बिहार में था, ताकि वहां के किसानों को वो प्रेरित कर सके, ताकि वो संघर्ष करें। जो वहां पर जालिम लोग थे या दमनकारी लोग थे, उनके जो प्लांटेशन यानी कि जो बागबानी का सिस्टम था, उसके विरुद्ध वो अपनी आवाज उठा सके। Then in 1917 he organized a satyagraha to support the peasant of Kheda district of Gujarat. इसी साल 1917 में उन्होंने एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया ताकि गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के किसानों को वो सपोर्ट कर सके। अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक, जो फसल खराब हो गई और प्लेग महामारी की वजह से द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू, जो खेड़ा के किसान थे वो रेवेन्यू नहीं दे पाए। रेवेन्यू आप एक तरह से लगान बोल सकते हो, टैक्स भी आप एक तरह से बोल सकते हैं। एंड वर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन भी रिलैक्स, और उनकी ये मांग थी कि क्रॉप फेलियर और प्लेग की वजह से जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है वो उनसे ना लिया जाए। इन 1918, एक साल नेक्स्ट ईयर 1918 में, महात्मा गांधी went to Ahmedabad to organize a सत्याग्रह मूवमेंट amongst cotton mill workers. महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद का विजिट किया और वहां पे एक सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया कॉटन यानी कपास मिल वर्कर्स के अंदर, ताकि जो भी गलत उनके साथ हो रहा है उसका वो शांतिपूर्वक विरोध कर सके। रोल्ट एक्ट,
Gandhi ji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act. Rowlatt Act प्रपोज किया गया था और गांधी जी ने 1919 में फैसला किया कि वो एक पूरे कंट्री में नेशन वाइड इसके विरुद्ध एक सत्याग्रह चलाएंगे. This act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. जितने भी मेंबर्स थे इंडिया के उन्होंने सबने इसका विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद भी जल्दबाजी में इस एक्ट को पास किया गया इंपेरियल शाही लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा. यानी कि इंडियंस ने इसका विरोध किया, जो भी मेंबर्स इंडिया के, लेकिन फिर भी इस लॉ को पास कर दिया गया. इट गिव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज. इसमें क्या था, इससे गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर आ गई जिससे कि वो कोई भी राजनीतिक एक्टिविटीज को कुचल सकती थी. एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. बिना ट्रायल के, बिना किसी केस के 2 साल तक वो किसी पॉलिटिकल प्रिजनर मुजरिम को जेल में रख सकते थे. यानी कि जो भी कोई बंदा पॉलिटिकल गतिविधि से शामिल था उसको वो 2 साल के लिए जेल में रख सकते थे विदाउट एनी केस, बिना किसी केस के. Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against such unjust laws, which could start with a हड़ताल on 6 अप्रैल. तो महात्मा गांधी चाहते थे कि अहिंसा वाला सिविल डिसओबीडेंस, मतलब कोई भी उनका सहयोग ना करे, सभी लोग इकट्ठे होके ऐसे अनजस्ट लोग जो अन्याय करते हैं कानून उसके विरुद्ध खड़े हो. और इसकी शुरुआत 6 अप्रैल को होनी थी एक हड़ताल के साथ. Rallies were organized in various cities. Workers went on strike in railway workshops and shops closed down. रैलीज ऑर्गेनाइज की गई अलग अलग काफी सारे शहरों में. जो काम करने वाले थे वो हड़ताल पे चले गए, जो रेलवे वर्कशॉप में काम करते थे, और जो दुकानें थी वो बंद हो गई. अलार्म बाय द पॉपुलर अपस्पर्च. ये जो एक मूवमेंट थी जो उठ रही थी, इससे चिंतित होके scared that lines of communication such as railways and telegraph would be disturbed. और इस बात से डर हो गया कि जो कम्युनिकेशन की जो एक से दूसरी जगह पर बातचीत करने का सिस्टम है, जैसे कि रेलवे हो गया, टेलीग्राफ हो गया, वो डिस्टर्ब हो जाएगा. द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिज्म. तो जो ब्रिटिश की हुकूमत थी उन्होंने ये फैसला किया कि वो जो राष्ट्रवादी हैं, जो राष्ट्र को इकट्ठा कर रहे हैं या फिर जो उनका विरोध कर रहे हैं, उन पे नकेल कसी जाए, यानी उनको दबाने के लिए उन्होंने सोचा. लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर. अमृतसर से जो लोकल लीडर्स थे वो उठा लिए गए. एंड महात्मा गांधी वाज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली. और महात्मा गांधी को दिल्ली जाने से रोक दिया गया, दिल्ली के अंदर उनको एंट्री नहीं करने दी गई. ऑन 10 अप्रैल 10 अप्रैल को पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन, provoking widespread attacks on banks, post offices and railway stations. पुलिस ने अमृतसर में एक शांतमय मोर्चे पर गोलियां चला दी, जिससे क्या हुआ, बैंक पे, पोस्ट ऑफिस, डाकघरों में और रेलवे स्टेशनों पे अटैक होने शुरू हो गए हर जगह. मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड. मार्शल लॉ लगा दिया गया. मार्शल लॉ क्या होता है, जब किसी कंट्री की जो कमान है वो सेना के हाथ में दे दी जाती है, आर्मी के हाथ में दे दी जाती है, लोकल पुलिस का कोई रोल नहीं होता, उसे मार्शल लॉ बोलते हैं. यानी कि जो पावर है वो आर्मी को शिफ्ट हो जाती है. एंड जनरल डायर टू कमांड. और जनरल डायर ने कमांड जो है वो अपने हाथ में ले ली. ऑन अप्रैल 13 अप्रैल को इन फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस. जलियांवाला बाग घटना घटी. On that day, a large crowd gathered in the enclosed ground of जलियांवाला बाग. उस दिन एक बहुत बड़ी भीड़ थी जो जलियांवाला बाग में इकट्ठी हुई थी. Some come to protest against the government new repressive measures. कुछ लोग तो इसलिए इकट्ठा आए थे ताकि जो सरकार के नए दबाने वाले, कुचलने वाले तरीके हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जा सके. Others had come to attend the annual बैसाखी फेयर. और बाकी क्योंकि बैसाखी का दिन होता है 13 अप्रैल को, तो हर साल बैसाखी का मेला लगता है, तो उसे अटेंड करने के लिए लोग आए थे. बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, क्योंकि ज्यादातर लोग शहर के बाहर से थे,
Many villagers were unaware of the martial law. कई गांव के लोगों को मार्शल लॉ के बारे में नहीं पता था. That had been imposed, जो कि इम्पोज कर दिया गया था. Dyer entered the area. डायर ने उस एरिया में एंट्री की. ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट, जहां से बाहर निकल सकते थे उन पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया. एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, और जो भीड़ थी उस पर फायर करना शुरू कर दिया. किलिंग हंड्रेड्स, हजारों, 100 की संख्या में लोग मर गए. His object, as he declared later, was to produce a moral effect to create in minds of सत्याग्रही a fear of terror and evil. तो उसका जो उद्देश्य था वो ये बाद में डिक्लेयर किया गया कि वो एक नैतिक असर प्रोड्यूस करना चाहता था सत्याग्रह के दिमाग में, एक डर का, एक दहशत का, ताकि वो इस तरह की किसी भी मूवमेंट में इन्वॉल्व आगे से ना हो. As the news of जलियांवाला बाग spread, जैसे ही जलियांवाला बाग की जो खबर है वो फैली, crowds took to the street in many North Indian towns. इंडिया के उत्तरी शहरों में जो काफी ज्यादा भीड़ थी वो गलियों में इकट्ठा हुई. There were strikes, हड़तालें शुरू हो गई. Clashes with the police, पुलिस के साथ भीड़ लड़ाई झगड़े शुरू हो गए. And attacks on government buildings, और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक होना शुरू हो गया. The government responded with brutal repression. गवर्नमेंट ने भी इसका जो रिस्पॉन्स दिया, लेकिन कुचल के, बहुत ही ज्यादा. Seeking to humiliate and terrorize people, उन्होंने लोगों को शर्मिंदा करना शुरू कर दिया और उनके डराना शुरू कर दिया. सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोसेस ऑन द ग्राउंड. सत्याग्रह को मजबूर किया गया कि वो अपनी नाक को जमीन पे रगड़ें. Crawl on the streets, वो जमीन पे उनको, गलियों में उनको रेंक के चलाया गया. एंड टू सलाम टू ऑल साहिब्स, और सभी साहिब को सलाम करवाया गया. पीपल वर फ्रॉग्ड एंड विलेजेस वर बॉम्ब्ड. लोगों को कोड़े मारे गए और जो गांव थे उन पे बॉम्ब फेंके गए. ये जो गांव थे वो गुजरांवाला के आसपास थे, पंजाब में, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है. Seeing violence spread, महात्मा गांधी called off the movement. तो ये हिंसा फैलती देख के महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन, इस मूवमेंट को रोकने का फैसला कर लिया. While the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. चाहे रोलेट का सत्याग्रह वाला आंदोलन बहुत दूर दूर तक फैल गया था, लेकिन ये अभी भी सिर्फ कुछ शहरों और कस्बों तक ही सीमित था. महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया. तो महात्मा गांधी जी ने सोचा, महसूस किया कि अब एक ऐसा मूवमेंट चलाना है इंडिया के अंदर जो कि ज्यादा बड़े लेवल पे फैले. But he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslims come closer together. लेकिन उनको ये भरोसा था कि कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं चल सकता जब तक कि हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा नहीं किया जाएगा. One way of doing this he felt was to take up the खिलाफत issue. हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा करने का एक तरीका जो उन्होंने फील किया वो क्या था कि खिलाफत इशू को टेक ओवर किया जाए. The First World War had ended with the defeat of Ottoman Turkey. Ottoman तुर्की की हार के साथ पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ. And there were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Emperor. और ये अफवाहें थी कि एक बहुत सख्त शांति संधि लगाई जाएगी ऑटोमन एम्परर, ऑटोमन के बादशाह के ऊपर. द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, द खलीफा, जो कि इस्लामिक दुनिया के आध्यात्मिक गुरु थे, द खलीफा जिनको जानते हैं. टू डिफेंड द खलीफा टेम्परल पावर्स. तो खलीफा की टेम्परल पावर्स यानी कि जो रियल पावर्स, जो रियल जमीन से जुड़ी हुई है, दुनियादारी से जुड़ी हुई है, उनकी पावर्स को सेव करने के लिए, डिफेंड करने के लिए अ खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1990. तो खिलाफत कमेटी बनाई गई बॉम्बे में, उस टाइम पे बॉम्बे था, मार्च 1919 के अंदर. A young generation of Muslim leaders like the brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue. मुसलमान लीडर्स की एक यंग जनरेशन जिसमें कि ब्रदर थे दो, मोहम्मद अली एंड शौकत अली,
उन्होंने महात्मा गांधी जी से ये सलाह करनी शुरू कर दी, विचार विमर्श करना शुरू कर दिया कि एक इकट्ठा मास एक्शन जो है वो इस इशू के ऊपर चलाया जाए। गांधी जी saw this an opportunity to bring मुसलमान under the umbrella of a unified national movement। तो गांधी जी को ये एक मौका लगा जिससे वो मुसलमानों को एक नेशन मूवमेंट के अंडर लेकर आ सकते हैं। At the Calcutta session of the Congress in September 1920, सितंबर 1920 में जब कांग्रेस का कलकत्ता में सेशन हुआ, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of खिलाफत as well as साम्राज्य। तो उन्होंने दूसरे लीडर्स को सहमत किया कि एक सहयोग ना करने वाला मूवमेंट चलाया जाए, और ये जो आंदोलन होगा, मूवमेंट होगी, वो खिलाफत और साम्राज्य के सपोर्ट में होगी। ना सहयोग आंदोलन मतलब अंग्रेजों के साथ कोई भी सहयोग नहीं किया जाएगा, और ये खिलाफत और साम्राज्य दोनों को सपोर्ट करेगा ये वाला मूवमेंट। तो इस तरीके से आज आप लोगों को जो सेशन है वो हमारा खत्म हुआ। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से नेशनलिज्म की जो स्पिरिट है वो ऑल ओवर इंडिया धीरे धीरे एक से दूसरे मूवमेंट के बीच में फैलती गई, और पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।